हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ की एंड उनके न्यूमेरिकल्स की। आज हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की। सबसे पहले बात आती है कि फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस क्या होती हैं। देखो, फिजिकल क्वांटिटीज़ में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है उसका नंबर और एक होती है उसकी यूनिट। यूनिट हमें स्टैंडर्ड बताती है कि हम क्या चीज़ मेज़र कर रहे हैं, और नंबर उस स्टैंडर्ड से हमारा कंपैरिजन बताती है। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं तो हम उसे उसकी डायमेंशंस की टर्म में लिखते हैं। डायमेंशंस क्या होती हैं किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की? द डायमेंशंस ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। मतलब उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बेस क्वांटिटीज़ की जो पावर्स लिखी उसे हम बोलते हैं डायमेंशंस। ठीक है, बेस क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी थी 7 होती हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज मैंने लिखा MLT-2, ये जो हो गई ये मेरी हो जाएंगी डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर्स से, एंड उन लेटर्स को आप डायरेक्ट लिखोगे, कुछ इटैलिक या बोल्ड कुछ नहीं आप करते हो, नॉर्मल लिखते हैं, एंड उसके साइड में हम एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी डायमेंशंस। तो MLT-2 मेरी किसकी डायमेंशंस बनेंगी? फोर्स की। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे एरिया की डायमेंशंस लिखनी हो तो एरिया की डायमेंशंस क्या होंगी? M0 L2 T0। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशंस लिखते हैं, और डायमेंशन से जो है हमें उस फिज़िकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड नहीं पता चलता। ठीक है, तो इसलिए डायमेंशनल एनालिसिस में आपकी जो भी चीज़ें मैग्नीट्यूड से डिफ़र करती हैं या फिर डायरेक्शन से डिफ़र करती हैं उन्हें आप नहीं बता सकते हो। लाइक वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, फाइनल वेलोसिटी, इन सब की यूनिट सेम होती हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इन सबको जो है आप डायमेंशनल एनालिसिस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। क्लियर? अब बात आती है डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस की। सबसे पहले हम बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूला की। द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। जो एक्सप्रेशन हमें बताता है कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशंस हैं वो कौन सी बेस क्वांटिटी से किस तरह से रिलेटेड है, उसे हम बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। एंड डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फार्मूला। अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूला से इक्वेट करते हैं तो वहाँ से जो हमारी आती है उसे हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, जैसे वॉल्यूम की डायमेंशनल इक्वेशन जो है वो क्या आएगी? वॉल्यूम इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी आएगी M0 L3 T0। ठीक है, तो ये हमारी होगी डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, एंड डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? जो ये है ये हमारा होगा डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें फोर्स की लिखनी है डायमेंशनल इक्वेशन तो वो होगी M1 L1 T-2। इस तरह से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो है डायमेंशनल इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली डायमेंशनल इक्वेशन हमें क्या बताती है? डायमेंशनल इक्वेशन हमें बताती है कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी बेस क्वांटिटी से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, वो हमें बताती है डायमेंशनल इक्वेशन। इसके बाद बात आती है कुछ वर्ड्स की, जैसे डायमेंशनल वेरिएबल। ये एक्चुअली बहुत जगह पे यूज़ होते हैं तो इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। डायमेंशनल वेरिएबल क्या होगा? देखो नाम से देखो, डायमेंशनल मीन्स उसकी डायमेंशंस होंगी उस फिज़िकल क्वांटिटी की, वेरिएबल मीन्स उसकी जो वैल्यू है वो वेरी करेगी। ठीक है, तो वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, तो डायमेंशनल वेरिएबल का मतलब क्या हो गया कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशंस हैं और जिसकी वैल्यू जो है वो वेरिएबल है। एग्जांपल क्या हो जाएंगे इसके? लाइक आपका हो गया एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, या आप वेलोसिटी, फोर्स, इस तरह से कुछ भी इसका एग्जांपल जो है दे सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशन लेस वेरिएबल क्या होगा? वो वेरिएबल्स जिनकी कोई डायमेंशंस नहीं है, मतलब नो डायमेंशंस, लेकिन उनकी जो वैल्यू है वो वेरिएबल है। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर आपको देना हो तो आप क्या दोगे? जैसे एंगल हो गया, स्ट्रेन हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, इन सब का क्या है? वैल्यू तो वेरिएबल होती है लेकिन इनकी डायमेंशंस नहीं होती। ठीक है, ऐसे ही एक टर्म आती है डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट क्या हो जाएगा? डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब उसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी लेकिन उसकी डायमेंशंस होंगी।
ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे कि प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, या फिर आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। सिमिलरली डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी ना कोई डायमेंशंस होंगी और उसकी जो वैल्यू है वो भी कांस्टेंट होंगी। इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे पाई, ई, ठीक है, ये सब जो होंगे ये आपके क्या होंगे, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो ये 4 वर्ड्स हैं, डायमेंशनलेस वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स एंड डायमेंशनल कांस्टेंट्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा कि डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस क्या है, हमें क्या ज़रूरत है डायमेंशनल एनालिसिस को पढ़ने की, ठीक है। सबसे पहले तो बात आती है कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या है। जब भी हम किसी फिजिकल फिनोमिना को स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस, उसे हम बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। इसकी जो मेन है वो 3 एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है कि हम इसको यूज़ करके, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स से हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमारे फिज़िकल क्वांटिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड इसकी जो एप्लीकेशन है वो ये होती है कि हम किसी भी फिज़िकल रिलेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, चेक इट्स करेक्टनेस, कि वो रिलेशन जो है वो ठीक है या गलत है, वो हम फिज़िकल डायमेंशनल एनालिसिस से चेक कर सकते हैं। एंड इसकी थर्ड एप्लीकेशन होती है कि हम कोई भी रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। वी कैन डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो ये इसकी मेन 3 एप्लीकेशंस हैं। इनकी तीनों एप्लीकेशंस को डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी हम डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं, और कि जो डायमेंशंस का जो कंसेप्ट है इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हम किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन को जिसके अंदर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसे हम चेक कर सकते हैं कि क्या वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं, ठीक है। उसके लिए जो हमारी इक्वेशन है उसको 2 रूल्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट रूल होता है कि जो एवरी टर्म इन एन एक्सप्रेशन मस्ट हैव सेम डायमेंशंस। जो मेरे एक्सप्रेशन में जितनी भी टर्म्स हैं उन सबके डायमेंशंस जो है वो सेम होने चाहिए। हम डिफरेंट डायमेंशन वाली टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंड होता है कि द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ एनी ऑफ द स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शन सच एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस दैट अपीयर इन इक्वेशन मस्ट बी डायमेंशनलेस। मतलब जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रही हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ रही हैं, वो सब हमारे डायमेंशनलेस होने चाहिए, ठीक है। तो इन 2 रूल्स के बेसिस पे हम हमारी किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है, ठीक है। अब बात आती है कि हमें डायमेंशंस की क्या ज़रूरत है, ठीक है। हम नॉर्मल क्यों नहीं उसको चेक कर सकते, क्योंकि इसका सबसे बड़ा यूज़ ये है कि इसमें आपको ना कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो सकती है। अगर आप किसी भी चीज़ को, अगर आप ये तीनों एप्लीकेशंस को आप डायरेक्टली भी कर सकते हो विदाउट यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, लेकिन अगर आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करोगे तो आपकी कोई भी मैथमेटिकल मिस्टेक नहीं होगी, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी, और अगर आप कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगी। एंड सेकेंडली, आपको जब कोई भी रिलेशन की करेक्टनेस चेक करनी है तो आपको अपनी यूनिट से कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर एक चीज़ आपको सीजीएस में दी हुई है, एक चीज़ आपको एसआई में दी हुई है, इवन देन यू कैन चेक द करेक्टनेस, आपको यूनिट्स कन्वर्ट नहीं करने पड़ते, तो आपको कोई टेंशन नहीं है इस चीज़ की कि आपको डिफरेंट मतलब यूनिट्स की कन्वर्जन्स को याद रखना पड़े। इवन वो कन्वर्जन्स भी जो है वो आप डायमेंशनल एनालिसिस से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए हम डायमेंशनल एनालिसिस को स्टडी करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है कि हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। वो हम कैसे करते हैं, ठीक है। जो ये कन्वर्जन है ना, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम वट एवर मे बी द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब जो मेरी फिजिकल क्वांटिटी की जो नंबर है, जो मैग्नीट्यूड है, वो सेम रहेगा चाहे हम किसी भी सिस्टम में चले जाएं, ठीक है। तो मान लो मेरा U1 और U2, ठीक है, ये 2 जो है मेरे यूनिट्स हैं मेजर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट की, एंड N1 एंड N2 उन यूनिट्स में, उन सिस्टम में बेसिकली कॉरस्पॉन्डिंग मेरी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, और मेरी फिजिकल क्वांटिटी है Q। तो Q को मैं क्या लिख सकती हूँ, N1 U1 एंड इट विल बी इक्वल टू N2 U2। U1 U2 क्या है मेरी 2 सिस्टम में, मतलब U1 है फर्स्ट यूनिट में, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मेरी यूनिट, एंड सेकंड में U2 है, N1 N2 मेरे नंबर्स हो गए। अब मान लो मेरे M1 L1 T1 और सेकंड में M2 L2 T2
मेरे फंडामेंटल यूनिट्स के साइज़ हैं, कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ये मास, लेंथ है, टाइम, ठीक है। और जो मेरी फिजिकल क्वांटिटी है Q, सपोज उसका डायमेंशनल फार्मूला है MALBTC, ठीक है। ये जस्ट हम एक जनरल केस कर रहे हैं, फिर जब हम एग्जांपल करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला कि मेरा U1 जो है इट विल बी M1A L1B T1C and my U2 will be M2A L2B T2C, ठीक है। सो N1 into M1A L1B T1C will be equal to N2 into M2A L2B and T2C, ठीक है। तो इसको जब हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से हमें N2 निकालना है ना, तो N2 विल बी इक्वल टू N1 इंटू M1 बाई M2A L1 बाई L2B एंड T1 बाई T2C। तो इस रिलेशन को यूज़ करके आप N2 की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे अभी हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि सपोज मुझे जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आई हैव टू कन्वर्ट जूल्स इनटू अर्ग। अब मुझे पता है किसकी यूनिट्स होती है, एनर्जी की। एनर्जी की जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है ML2T-2, ठीक है। तो अब हमें कन्वर्ट करना है, तो अगर हम कंपेयर करें जो हमने अभी Q का लिया था वो क्या था MALBTC, तो यहाँ से मेरा A कितना आ रहा है 1, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, B आ रहा है 2, C आ रहा है -2, ठीक है। एंड मुझे पता है जूल SI यूनिट्स में होती है, अर्ग CGS यूनिट्स में होती है। तो SI यूनिट में M जो है वो क्या होता है किलोग्राम्स, डेट इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम्स। T जो होता है वो क्या होता है सेकेंड्स। L जो होता है वो क्या होता है मीटर्स, विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। इसमें कितना होता है ग्राम, सेकेंड्स एंड सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपको फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है या जो भी आपको यूनिट्स की कन्वर्जन करनी है उसकी डायमेंशनल फार्मूला लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ से A B C की वैल्यू निकाल लो। फिर देखो कि दोनों यूनिट्स में आपका MLT का कन्वर्जन फैक्टर, ये तो जनरली आपका सेम ही रहेगा SI और CGS में, ठीक है। तो क्योंकि जनरली अभी जो कन्वर्जन है वो SI to CGS ही होती है या CGS to SI होगी, ठीक है। तो ये आपके कन्वर्जन फैक्टर्स हैं, ये आप लिख लो। अब आपने क्या करना है, देखो इसके बाद इस फॉर्मूला में अपने सब वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे, N2 इज़ इक्वल टू N1 कितना होगा 1, क्योंकि हमें 1 जूल को कन्वर्ट करना है किसमें, अर्ग्स में, ठीक है। M1 कितना है 1000 ग्राम, M2 कितना है 1 ग्राम रेज़ टू पावर A दैट इज़ 1, L1 कितना है 100 सेंटीमीटर, L2 कितना है 1 सेंटीमीटर, B 2 एंड देन T1 कितना है 1 सेकेंड, T2 कितना है एंड -2, ठीक है। इसके बाद हम इसको बस सिंपली सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर आ जाएगा। तो यह कितना आया 10⁻³ इंटू 10⁻⁴, ठीक है। तो ये कितना आया 10⁻�7, तो इट इज़ अर्ग। तो आपका क्या आया 1 जूल इज इक्वल 10⁻�7 अर्ग, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी यूनिट की कन्वर्जन को कर सकते हो। इवन अगर आपको ये याद ना भी हो कि 1 जूल कितना होता है तो फटाफट से डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करके अपनी कन्वर्जन निकाल सकते हो, ठीक है। तो और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये वाला जो कन्वर्जन फैक्टर की जो हमने टेक्निक करी है, ये जो टेक्निक है ये सिर्फ एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एप्लीकेबल है। अगर हम ग्रेविटेशनल यूनिट से कोई और प्रैक्टिकल यूनिट्स को यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसे पहले एब्सोल्यूट यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन, डेट वाज कि हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन जो थी वो थी कि हम हमारे किसी भी फिजिकल रिलेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशंस का यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशंस क्या कहता है कि द मैग्नीट्यूड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ मे बी एडेड टुगेदर और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन अनदर
ओनली इफ़ दे हैव सेम डायमेंशंस, मतलब अगर मेरे फिजिकल क्वांटिटी में जो डायमेंशंस हैं वो सेम हैं तभी मैं किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसी का यूज़ करके मैं चेक कर सकती हूँ कि मेरी इक्वेशन ठीक है या गलत है, ठीक है। और ये जो है ना, ये प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है चेक करने का, क्योंकि यहाँ से मुझे कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो नहीं पता चलती है, ठीक है। तो मैं जस्ट एक अंदाजे से कह सकती हूँ कि हाँ ये ठीक है या गलत है, लेकिन इट डजेंट मीन कि वो इक्वेशन अगर मैंने डायमेंशन एनालिसिस से बोली कि ठीक है तो वो एक्चुअल में ठीक हूँ, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे साथ में कोई कॉन्स्टेंट्स लग रहे हों जो मेरे को डायमेंशन एनालिसिस नहीं बता रहे हैं, ठीक है। जैसे हम अभी एक एग्जांपल देखते हैं कि सपोज x इक्वल्स एक्स नॉट प्लस वी टी प्लस ए टी स्क्वायर, सपोज ये इक्वेशन है, ठीक है। इसको मैं डायमेंशनली चेक करती हूँ, तो x की डायमेंशंस क्या होंगी l, एक्स नोट की डायमेंशंस क्या है l, वी टी की डायमेंशंस अगर हम देखें तो v की होती है एल टी माइनस वन, टी की t हो जाएगी तो ये आएगी l, ए टी स्क्वायर की क्या आएंगी एल टी माइनस टू इंटू टी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू अगेन l, ठीक है। तो इसका मतलब डायमेंशनली तो ये इक्वेशन ठीक है, लेकिन हमें पता है कि एक्चुअल में इक्वेशन गलत है क्योंकि यहाँ पे हाफ होता है, ठीक है। तो डायमेंशनल एनालिसिस से मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ कि वो इक्वेशन डायमेंशनली ठीक है या नहीं, एक्चुअल में वो इक्वेशन की जो कंसिस्टेंसी है वो मैं नहीं बता सकती। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली ही इनकरेक्ट आ गई तो वो एक्चुअल में भी इनकरेक्ट ही होगी, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन कहती है कि हम कोई भी फिजिकल रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे कि हम कैसे करते हैं किसी भी फिजिकल रिलेशन को डिराइव। कि सपोज हम सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m हैविंग वेलोसिटी v एंड इट इज़ मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये मान लेते हैं कि जो मेरा f है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो तीनों मुझे पता है उन तीनों के मैं कुछ पावर रेज कर दूँगी, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटाने के लिए मैं कांस्टेंट लगाऊंगी एम ए वी बी आर सी। अब मैं क्या करूँगी, इसको डायमेंशनल इक्वेशन की टर्म्स में लिखूँगी। तो के की डायमेंशंस मुझे पता है 1 आएंगी, बट अभी हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। एम की डायमेंशंस लिखेंगे हम, फिर हम वी की लिखेंगे उसकी पावर सी एंड हम आर की लिखेंगे उसकी पावर सी। फोर्स की डायमेंशंस क्या होती हैं एम एल टी माइनस टू, मास की हो जाएंगी m1 l0 t0 a, v की हो जाएंगी m0 l1 t माइनस वन b एंड r की हो जाएंगी m0 l1 t0 c, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इन सबको ना क्लब करेंगे, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे, राइट हैंड साइड पे देखो, m की पावर यहाँ से क्या आएगी a, यहाँ से क्या आ रही है 0, यहाँ से क्या आ रही है 0, तो सिंपल ये रह गया। L की पावर यहाँ से क्या आ रही है 0, यहाँ से क्या आ रही है B, यहाँ से आ रही है C। सिमिलरली T की पावर यहाँ से आ रही है माइनस B, ठीक है। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे है आपका MLT माइनस 2। अब हम दोनों साइड पे जो है इनको कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। ABC मतलब ML और T को, तो उनकी पावर्स भी इक्वल होनी चाहिए अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं तो यहाँ से आपका A कितना आ जाएगा 1, B प्लस C 1 एंड माइनस बी विल बी इक्वल टू माइनस 2, तो b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल माइनस 1, a इज इक्वल 1। तो आपका रिलेशन क्या था, k m की पावर a 1, l की पावर v की पावर b तो v स्क्वायर, c की पावर c क्या था r की पावर c माइनस 1, दैट इज k m v स्क्वायर बाय r। तो इस तरह से आप अपने किसी भी रिलेशन को डिराइव कर सकते हो। इसके लिए आपको बस ये बताना चाहिए कि वो किस किस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको पता था कि f इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है तभी आपने निकाला, इफ़ यू डोंट नो तो आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब बात आती है कि हमारे डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशंस क्या हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो तो ये है कि ये जो हमारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट k आता है उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि उसकी क्या वैल्यू आएगी। सेकेंड लिमिटेशन ये है कि अगर मेरी फिज़िकल क्वांटिटी मोर देन 3 फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही है तब भी ये हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। एंड इसकी थर्ड लिमिटेशन है वो ये है कि अगर मेरा जो भी फिज़िकल क्वांटिटी है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है या लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में है, वहाँ पे भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते।
एंड एक और जो इसकी लिमिटेशन है वो ये है कि अगर हमें पता ही नहीं है कि मेरी फिजिकल क्वांटिटी किन किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है, किन किन फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, तब भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। एंड व्हेन द डायमेंशनल कांस्टेंट्स लाइक जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या प्लैंक्स कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, तब तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ठीक है। तो ये इसके लिमिटेशंस हैं। अदरवाइज हम हमारे डायमेंशनल एनालिसिस को चेक यूज़ कर सकते हैं टू कन्वर्ट from one system of units or to check the consistency of the equation or to derive a relationship। तो ये बात थी हमारी डायमेंशनल एनालिसिस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स की एंड देन हम फुल चैप्टर की रिवीजन